Hello guys, I welcome you all on Disha Publication e-learning platform. My name is Rudra Gautam and today we will discuss space technology part 4. So let's continue with the session और part 3 में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल लॉन्च किए गए और उसमें SLV और ASLV को लॉन्च किया गया। फाइनली PSLV में हम लोग सफल हुए और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं GSLV, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV, अवतार और साथ ही साथ इनकी मदद से जो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हमने भेजी है जैसे मार्स ऑर्बिटल मिशन, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रिसेट, तो इन सभी पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन विद द सेशन। और यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में। आपको पता होगा GSLV 1, 2 एंड 3 आया, तो GSLV जो MK3 है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसरो का बाहुबली के नाम से जानते हैं। तो भारत में GSLV को जब बनाया गया तो उसमें यह परिकल्पना थी कि हम लोग जो अपर मोस्ट स्टेज है जो कि थर्ड स्टेज है, बेसिकली GSLV एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, तो इसमें जो अपर मोस्ट स्टेज है वो क्रायोजेनिक बेस्ड है। तो हमने बहुत समय लगाया, रिसर्च की, रिवर्स इंजीनियरिंग की, रशिया के द्वारा प्रोवाइडेड सैटेलाइट्स पे, फाइनली वी गॉट सक्सेस इन 2014 में पूरी तरह से हम लोग सफल हो गए। तो 2001 से हमने शुरुआत किया। ये अपने आप में एक इंडिजिनाइज्ड रॉकेट है और क्रायोजेनिक बेस्ड है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको ब्रीफिंग एक बार फिर कर देता हूं कि हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे तरलीकृत लिक्विफाइड फॉर्म में एक चैम्बर में रखा जाता है और चूंकि किसी भी चीज को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी क्योंकि ये ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करेगा, इसे -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विफाइड फॉर्म में इसे भी रखा जाता है और ये 2 अलग अलग चैम्बर्स में रखा जाता है और इनकी मदद से क्या किया जाता है, वी यूज दी थर्ड स्टेज। और थर्ड स्टेज क्या होती है, बहुत ही फास्ट स्पीड जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है यहां। तो क्रायोजेनिक इंजन को आसानी से कंट्रोल करना, गति को कंट्रोल करना बहुत ही सिंपल है और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज की तारीख में। भारत के जो 4000 किलोग्राम तक वजनी सैटेलाइट्स जिन्हें हम लोग आसानी से लॉन्च कर सकते हैं, पहले हम लोग हमारे हैवी सैटेलाइट्स को जीसैट इत्यादि को भेजा करते थे फ्रेंच गुयाना के तट से, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है और फ्रांस की वो एक टेरिटरी है। इज इट क्लियर? सो यहां पर क्रायोजेनिक इंजन फाइनली 2014 में सफल हो जाता है और GSLV MK1, MK2, MK3 और ये सबसे ताकतवर GSLV है जिसे 2014 में पूरी तरह से सक्सेसफुली जो है डिप्लॉयड किया गया, तैयार कर लिया गया। तो भारत को बेसिकली व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, रूस ने हमें 5 अलग अलग रॉकेट प्रोवाइड किए थे जो क्रायोजेनिक बेस्ड थे। हमने इन पर रिवर्स इंजीनियरिंग की, जिसमें से एक था D1, D2, FO1, FO2, FO4। तो हमने इन सभी पर अलग अलग वर्ष में, ईयर्स में रिवर्स इंजीनियरिंग भी की और इन्हीं पर अपनी टेक्निक्स भी अप्लाई की और फाइनली वी गॉट द सक्सेस। तो यहां पर देखिए GSAT-29 जो बहुत ही भारी भरकम सैटेलाइट GSLV की मदद से हमने भेजी थी, यह सबसे भारी भरकम सैटेलाइट में से एक है। एक थी GSAT-11 और एक है GSAT-29। तो आपको मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, व्हाट वाज द स्पेशलिटी इन टर्म्स ऑफ वेट, भार के टर्म्स में क्या स्पेशलिटी है GSAT-11 और GSAT-29 की? इनकी जो विशेषताएं हैं उन्हें जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्यों ये इतनी फेमस है दोनों सैटेलाइट जो भेजी गई। तो यहां पर देखिए आप क्या देखते हैं, सॉलिड 200, तो S200, ये 2 मोटर्स, यहां पर 2 मोटर्स लगाई गई हैं, राइट। तो ये दोनों सॉलिड है, दिस वन एंड दिस वन, और इसको हम लोग कह सकते हैं into 2, ये 2 हैं। उसके बाद में जो ये बीच वाला जो पार्ट है, मिडिल पार्ट,
ये जब ये सॉलिड बूस्टर्स पूरी तरह से बर्न हो जाएंगे तब ये ऑटोमेटिकली लिक्विड वाला पार्ट L110 ये लिक्विड वाला पार्ट काम करना स्टार्ट करता है। और फाइनली C35 जो है, C35 है क्रायोजेनिक इंजन। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से ये एक 3 स्टेज रॉकेट है जिसमें 2 स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगी हुई हैं, 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स। इज इट क्लियर? एक लिक्विड कोर स्टेज है L110, राइट, और C25 ये क्रायोजेनिक इंजन। इज इट क्लियर? तो यहां पर जब प्रोपेलेंट के मास की बात करें तो वो 205 टन, मतलब आपको ये S200 की बात कर रहे हैं। इसमें सॉलिड जो फ्यूल है वो 200, जो S200 कह रहे हैं, एक्चुअल में इसमें 205 टन फ्यूल है। और चूंकि ये 2 हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। वहीं हम लोग बात करें तो HTPB जो हम लोग PSLV या फिर ASLV या SLV में यूज कर रहे थे, उसी HTBP को यहां पर यूज किया जा रहा है। एंड UH25N2O4 इसका प्रयोग किया जा रहा है लिक्विड स्टेज में। तो ये अपने आप में 116, इसका टोटल मास है 116 टन। और जो क्रायोजेनिक्स की बात करें तो 28.6। तो इस प्रकार से ये एक कंप्लीट GSLV Mk2D2 है। ये दिस वन इज D2। इज इट क्लियर? और Mk3 की बात करें तो अगेन यहां पर भी C25, S200 एंड L110। इसकी मदद से हमेशा याद रखना, जो लो ट्रांसफर ऑर्बिट है या जिसे हम लोग सामान्य भाषा में लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, उसमें 8000 से 10,000 किलोग्राम तक का वजनी सैटेलाइट को भेजा जा सकता है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जो गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन जिसमें हम लोग इंडियन एस्ट्रोनॉट, जिसे हम लोग कह सकते हैं, इंडियन एस्ट्रोनॉट को नॉर्मली कहा जाता है गगनॉट्स, राइट, गगनॉट्स कहा जाता है, या एक और टर्म है व्योमनॉट। व्योमनॉट क्यों कहा जाता है? व्योम और गगन का मतलब आकाश होता है। तो हमारे 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे स्पेस में, और वहां पर चूंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा, ये एक एक्सपेरिमेंटल वर्जन है, क्योंकि आपको पता होगा भारत की एक मंशा है, इंटेंट है कि 2030 तक हमारा अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो, राइट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इसके लिए हम लोग ट्रायल वर्जन के रूप में मानव को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 2022 के अंत तक संभावना है कि हम लोग 3 जो फाइनलाइज कर लिए हैं इसी GSLV Mk3 की मदद से लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे। क्योंकि जो लो अर्थ ऑर्बिट में भेज रहे हैं हम पूरा कैप्सूल, वो कैप्सूल लगभग 8000 किलोग्राम का है। तो यहां पर देखिए हम अपने ही इंडिजिनाइज्ड घरेलू रॉकेट का प्रयोग करने वाले हैं। वहीं जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट या GEO में 4000 किलोग्राम तक वजनी, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि यदि 36,000 किलोमीटर तक 4000 किलोग्राम वजनी कोई सैटेलाइट भेज दिया जाए तो वो अपने आप में एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल मानक है, जिसे भारत ने पार कर लिया है आफ्टर Mk3। इज इट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गगननॉट, व्योमनॉट, साथ ही साथ गगनयान मिशन क्या है। आपको मुझे एक प्रश्न का आंसर बताना है कि क्या चाइना ने अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम शुरू कर दिया है, और यदि कर दिया है तो इसका नाम क्या है? आपको पता होगा 2022 में ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। कैन यू गिव मी द नेम? चलिए नाम मैं बता देता हूं, इन दोनों में अंतर बता सकते हैं आप कि तिन्हे और तियांगोंग। तो इनमें से कौन सा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और कौन सा कोर यूनिट है? तिन्हे और तियांगोंग। इज इट क्लियर? तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर्स देंगे। तो सबसे पहले आया GSLV Mk2, और यहां पर क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया, राइट। ये GSLV Mk2 2010 में असफल रहा। फिर हमने FOV6 जो हमें रशिया से मिले थे 12 दिसंबर 2010 में भी असफल रहा।
और फाइनली ये 2014 में सफल हो जाता है और हम MK2 भारत का पहला स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन पर सफलता प्राप्त कर लेते हैं, राइट। इसके बाद बात आती है, हमने जैसे ही GSLV MK3 को लाया तो जो इंटरनेशनल कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, पेलोड कैपेसिटी है, उस क्षमता को हमने क्रॉस कर दिया और इसी की मदद से हम इंडियन जो स्पेस एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें भी आसानी से लेके जा सकते हैं। और इंडिया भी, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि वर्जिन गैलेक्टिक्स के ओनर रिचर्ड ब्रैंसन, अमेजॉन के जो ओनर हैं जेफ बेजोस और स्पेस एक्स के जो ओनर हैं इलॉन मस्क, ये लोग सभी स्पेस में लेके जा पाएंगे, स्पेस टूरिज्म का दौर स्टार्ट करने वाले हैं। तो भारत भी जब ये सब कैपेबिलिटीज भारत पे आ जाएगी तो हम लोग भी इस प्रकार के टूरिज्म दौर में चले जाएंगे और हम लोग भी अर्निंग कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाले समय में जब हमें दूसरे अन्य प्लेनेट पर जाना है तो ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उन पर हमें सफल होना होगा, बहुत जरूरी है। तो उन पर सफल होने के लिए GSLV अपना काम कर रहा है। इज इट क्लियर? तो GSAT-1, GSAT-2, EDUSAT, ये सब हमने GSLV की मदद से अलग अलग सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया। आपको पता है ना, 2001 असफल हुआ, 2003 असफल हुआ, तो जब ये असफल हो गए तो ये सैटेलाइट भी अनयूज्ड हो गई, कोई काम की नहीं रही। फाइनली हम लोग GSAT-14 जो है उसे GSLV D5 की मदद से 5 जनवरी 2014 को लॉन्च करते हैं और यहां हम उन चुनिंदा देशों की श्रृंखला में आ जाते हैं जिनके पास क्रायोजेनिक इंजन हैं। एंड व्हाट इज क्रायोजेनिक इंजन? यू आर अवेयर अबाउट इट। लगातार इतने सालों से हम 2001 से ट्राई कर रहे थे और उसके बाद में हमने अलग अलग समय पर असफलता का दौर देखा। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई कि जी माधवन नायर की अध्यक्षता में ये जो बनाया गया था कि भाई क्रायोजेनिक इंजन क्यों सफल नहीं हो रहे और इतना समय क्यों लगा। तो बेसिकली हुआ ये था कि जो GSLV D3 था उसमें तो जो मोटर का शॉर्ट सर्किट हो गया था, जो फेज 1 है, स्टेज 1 है, वहीं पर मोटर का शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो बेसिकली क्रायोजेनिक इंजन जो है वहां तक तो स्टेज पहुंची नहीं। सेकेंड पॉइंट आया कि जो GSLV FO6 था, GSLV FO6 जो 2010 में असफल रहा, उसके पीछे कारण क्या था कि इसके असफल रहने का कारण यह था कि क्रायोजेनिक इंजन शुरुआत ही नहीं हो पाया। तो जब शुरुआत ही नहीं हो पाया तो वो असफल हो गया। फाइनली हमने जब ये खामियों को रिजॉल्व कर लिया, वी गॉट सक्सेसफुल, है ना, वी गॉट सक्सेस। सो यहां पर इस GSLV की मदद से हमने इंटरनेशनल कैपेसिटी को, जो कि 4 टन है, 4000 किलोग्राम है, मैंने आपको एक क्लास में यह भी बताया था कि 64 टन वजनी सैटेलाइट को भी भेज रहा है आज की तारीख में SpaceX। तो देखिए, एक अकेले, एक सिंगल पर्सन की जो विल पावर है उसमें कितना दम होता है। इलॉन मस्क इज डूइंग दैट टास्क। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो अमेरिका मानव को नहीं भेज सकता था और इसके लिए रशिया पर डिपेंडेंट था कि वो अपने एस्ट्रोनॉट रशिया के लॉन्च व्हीकल की मदद से भेजता था, इलॉन मस्क ने यह भी कर दिखाया और उन्होंने इस बार जो है 4 एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो है डिप्लॉय किया। तो ये दिस इज कॉल्ड द विल पावर। तो डू यू हैव द विल पावर? क्या आप भी वो कुछ करते हैं? विल पावर है, आप लोग सोचते हैं, फ्रेम करते हैं, डेली जो दिन है क्या आप उसको उसी अकॉर्डिंग फ्रेम करते हैं या नहीं? बहुत बड़ा प्रश्न है और यही आपको एक नेक्स्ट पायदान अगली सीरीज के व्यक्ति में ले जाएगा, जिस प्रकार से इलॉन मस्क है। तो स्पेशलिटी फेज की बात करें तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल फेज से जा चुके हैं, राइट। इसके बाद में हमने लॉन्चिंग फेज पर आ गए थे, PSLV, और GSLV में हम लोग स्पेशलिटी पर आ गए। PSLV, GSLV, फाइनली हम लोग रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, इस पर रिसर्च कर रहे हैं 2007 से। सिंस 2007 वी आर रिसर्चिंग। एंड स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट 1 and 2। तो ये जो है स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट का मतलब जब किसी स्पेस कैप्सूल को ऊपर भेजा जाएगा और जब वो वापस से पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो एक बहुत तीव्र घर्षण होता है इन गैसेस का,
और इसीलिए आपको याद आ रहा होगा जो कोलंबिया विमान था जिसमें कल्पना चावला थी अलोंग विद द टोटल 7 एस्ट्रोनॉट थे, तो वहां पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ, ऑल द 7 वर डाइड। क्यों? क्योंकि जो कोलंबिया शिप को वापस आना था उसके एक विंग के कॉर्नर पर पंक्चर हो गया था 16 दिन पहले ही, जब वो स्पेस में गए लौट कर आना था उसे, और उस पंक्चर के कारण जब वो घर्षण हुआ, फ्रिक्शन हुआ इन दिस एटमॉस्फेयर, क्योंकि जब नीचे आते हैं तो घर्षण बहुत तेजी से स्टार्ट होता है, और यही तो कारण है कि उल्कापिंड स्पेस में ही जल जाते हैं, और उस घर्षण से ये सभी लोग कुछ ही सेकंड्स में डाइड हो गए। तो यहां पर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को रिकवरी किया जाए, उस स्पेस कैप्सूल पर भी जो है पूरी तरह से प्रयासरत हैं, और अवतार ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अवतार, तो हम लोग इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो जीएसएलवी क्या था ये बात आपको क्लियर हो गई। अब जैसे ही रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, चूंकि इंडिया एक प्रोवाइडर है, प्रदाता है, दुनिया के देश भारत से सैटेलाइट को भेजते हैं, और यदि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हम लोग सक्सेसफुली यूज करने लग गए तो हम लोग जो ये कोर एल्यूमिनियम और ये जो मॉड्यूल बनाते हैं इसको बनाने में बहुत समय लगता है, और इसको पैरेलल लंबवत बनाया जाता है। लंबवत का मतलब ये है कि ये एक इसको वर्टिकली डिजाइन करने में बहुत समय लगता है, कॉस्ट जाती है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आ जाएगा तो इट विल सेव आवर 60 to 70% कॉस्ट टू सेंड ए रॉकेट, एनी सैटेलाइट को भेजने में ये क्या होगा, कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। इसके बाद में अंतरिक्ष विज्ञान में, अंतरिक्ष क्षेत्र में, इन स्पेस साइंस इट विल बी अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप। तो इस जो इंटरनेशनल लेवल पर वी हैड बीन डिस्कस्ड मैनी टाइम, तो कोलंबिया अटलांटिक चैलेंजर इवेंडर जो था, इससे पहले एक स्पेस चैलेंजर मिशन था जो 1986 में, तो अब तक के जो 2 सबसे बड़े डिजास्टर हैं, वन इज इन 2003 एंड दैट वाज इन कोलंबिया, एंड वन इज स्पेस चैलेंजर शटल, ये 1986 में। तो 2 ऐसे डिजास्टर हमने देखे हैं, और इसीलिए हम लोग जो गगनयान कर रहे हैं उसको एक्सपेरिमेंट के रूप में बहुत सारे हम लोग हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, ताकि हमारे जो एस्ट्रोनॉट जाएं उन्हें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, और हम लोग इंटरनेशनल मदद भी ले रहे हैं फ्रांस, रशिया, अमेरिका की रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में। तो इसरो ने अपना प्रयास 2007 में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लिए स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट, जो सीधा स्प्लैश डाउन होगा राइट ओशियन में, तो वायुमंडल से निकलकर, इसमें जो स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट है इसमें तो 3 वो मानव जा सकते हैं। इज इट क्लियर? और जो लॉन्च व्हीकल है वो होता है कि बार बार ऊपर जाए और उसी की कोर बॉडी को बार बार रीयूज किया जाए, ताकि हमें बार बार उसकी कोर बॉडी को बनाने में जो कॉस्ट है, समय है, वो कम से कम लगे। तो अपने आप में इंडिया एक बहुत बड़ा प्रदाता हो जाएगा। हमारी जो कॉस्ट कटिंग है वो ल्यूक्रेट करेगी, आकर्षित करेगी दुनिया के अन्य सैटेलाइट लॉन्चिंग में, ये सब मदद करने वाला है। तो ये पूरी तरह से एक फ्लोटेशन सिस्टम होगा जो तैरेगा पानी में गिरने के बाद में, ऐसा ही कुछ गगनयान में होने वाला है। 7 दिन के लिए हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में रहेंगे, लगभग 300 से 400 किलोमीटर के बीच में, और उसके बाद 7वें दिन वो वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद में इस SRE का जो मॉड्यूल है वो पानी में स्प्लैश डाउन हो जाएगा राइट। इस प्रकार से कई बार, इसमें अमेरिका बहुत सक्सेसफुल कंट्री और हम उसकी मदद भी ले रहे हैं। इज इट क्लियर? तो SRE-1, SRE-2 दोनों पर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ इस प्रकार का ये गगनयान का ये मॉड्यूल होगा जो स्प्लैश डाउन होकर नीचे आएगा राइट। तो गगनयान क्या है, क्यों ये कर रहे हैं, हम लोगों को अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। और ये वो स्पेस कैप्सूल रिकवरी मॉड्यूल है जिसमें तीनों एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे। इज इट क्लियर? तो यहां पर अमेरिका की स्पेशलिटी है, विशेषज्ञता है, तो हम उसका मदद जरूर लेंगे। इज इट क्लियर? इससे क्या होगा, ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, चीपर स्पेस टूरिज्म का दौर स्टार्ट हो जाएगा, अदर प्लैनेट्स पर मूवमेंट इट विल बी वेरी इजी राइट। स्पेस टूरिज्म का दौर स्टार्ट हो जाएगा, क्षुद्र ग्रहों पर परिवहन, मंगल पर आपने आर्टेमिस मिशन का नाम जरूर सुना होगा
शॉर्ट नोट लिख दीजिए, व्हाट इज एन आर्टेमिस मिशन, क्या है ये आर्टेमिस मिशन। इसके अलावा जो भारत की जो दो कमर्शियल विंग है, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिस पर मैंने बात भी की थी आपको, कमर्शियल विंग जो हमारे लिए व्यापार लेकर आती हैं, विश्व के देश जिनसे कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमें अपनी सैटेलाइट आपकी तरफ से भेजनी है, इसरो भेजे, तो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये वो दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो भारतीय बाजार, जो इसरो है वो एक लीडर के तौर पे उभारेगा और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जो है कनेक्टिविटी हो जाएगी, दुनिया के देश हमसे भेजना चाहेंगे, क्योंकि हमारा पीएसएलवी बहुत सक्सेसफुल है, एक साथ 104 सैटेलाइट का भेजना, 37 सैटेलाइट का भेजना। तो यहां पर फोर्थ एंड फिफ्थ वर्ल्ड जो है, फोर्थ वर्ल्ड, फिफ्थ वर्ल्ड जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको हम मदद कर सकते हैं। हमारी सॉफ्ट पावर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि हम बहुत ही चीपर रेट पर या हम पेमेंट ले ही ना, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करें, भूटान, नेपाल, श्रीलंका इत्यादि की मदद कर रहे हैं। सार्क के लिए हमने अपनी सैटेलाइट भेजी है और सार्क देशों के लिए, पाकिस्तान जो है उसको यूज नहीं कर रहा है, वो एक अलग बात है, बट हमने सार्क सैटेलाइट नाम दिया उसे। तो ये फोर्थ वर्ल्ड, फिफ्थ वर्ल्ड को जोड़ने सॉफ्ट पावर के रूप में, जैसे कोविड-19 में हमने बहुत सी वैक्सीन डिप्लोमेसी की है, उसी प्रकार से ये एक सॉफ्ट पावर के तौर पे, क्योंकि आने वाले समय में बहुत चीपर हो जाएगा, हम आसानी से भेज देंगे, तो किसी प्रकार का कॉस्ट पे भी नहीं होगा। तो भविष्य में जियो एस्ट्रो पॉलिटिक मतलब क्या है कि भू तारे और एक राजनीति स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में जो देश सबसे ताकतवर होगा वो उन सभी प्लैनेट पर कंट्रोल करता हुआ दिखेगा। क्योंकि अभी तक जिस प्रकार अंटार्कटिका पर किसी का नो मैंस लैंड है, किसी का कोई एकाधिकार नहीं है, क्योंकि देयर इज अ लॉ कि नो वन ओन्स अंटार्कटिका, लेकिन अभी तक स्पेस में या किसी प्लैनेट पर ऐसा नहीं हुआ है। तो जो देश जितना तेजी से आगे बढ़ेगा वो उतने भूभाग पर, क्षेत्र पर कंट्रोल कर सकता है। सो दिस इज अ न्यू एरा ऑफ जियो एस्ट्रोपॉलिटिक्स। साइबर सेवा की जो लगात है, साइबर, आप देख ही रहे हैं कि स्टार लिंक्स, राइट, स्टार लिंक की मदद से बिल्कुल चीपर सैटेलाइट लगाई जा रही हैं, थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट लगाई जा रही हैं, जो कि हमें इंटरनेट बहुत ही फास्ट कनेक्टिविटी के साथ रिमोट एरिया में भी प्रोवाइड करेंगी। दीज सैटेलाइट्स आर इट हैज बीन डेवलपिंग बाय अमेजॉन और स्पेसएक्स। वर्चुअलाइजेशन का दौर शुरू हो जाएगा और अन्य ग्रहों पर जाना बड़ा आसान हो जाएगा और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से हमें ओवरऑल बेनिफिट होने वाला है। अब बात आ रही है दोस्तों अवतार की। तो अवतार कैसा दिखता है? अवतार कुछ ऐसा दिखता है। तो ये जो बेसिक मॉड्यूल है, ये पीछे वाला जो हम लोग लॉन्च व्हीकल, तो ये लॉन्च व्हीकल हमें बार बार नहीं बनाना होगा। देखिए केवल यहां पर देखिए, फर्स्ट ये एक फ्यूल टैंक है, ये दूसरा फ्यूल टैंक है। तो मान लीजिए ये टू स्टेज रॉकेट लॉन्चर, और मान लीजिए थर्ड वन इज हियर, तो ये वाला पार्ट तो कटकर अलग हो जाएगा, तो ये कोई यूज का नहीं है। लेकिन ये जो मॉड्यूल है एक एयरक्राफ्ट के तौर पर वापस से अर्थ पर आ जाएगा। इससे क्या होगा, हम जो कोर मॉड्यूल है जिसमें हम लोग आसानी से केवल फ्यूल भरना होगा, इसको लगभग 100 बार अलग बार यूज कर सकते हैं इन द डिफरेंट टाइम। और यही एक्चुअल कॉन्सेप्ट है अवतार का, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन, जिसे 100 बार 100 टाइम्स जो है यूज किया जा सकेगा। और इससे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें पूरी दुनिया पर नेविगेशन, क्योंकि ये फ्लाई कर सकता है, तो हम पूरी दुनिया पर किसी भी लोकेशन पर जाकर नजर रख सकते हैं। वी कैन स्पाई, जासूसी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए किसी भी देश के रडार, इलेक्ट्रॉनिक रडार या फिर स्पेस वार का जो दौर है, अमेरिका ने चौथी कमांड बना ली है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बाद स्पेस कमांड। तो आने वाले समय में स्पेस वॉर एक बड़ा प्रश्न है और इसीलिए हमें फोर्टिफाइड होना होगा। आप में से कितने लोगों ने सुना है मिशन शक्ति के बारे में? मिशन शक्ति, जिसकी मदद से हमने विद द हेल्प ऑफ पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी जो डिफेंस की मिसाइल है, उसकी मदद से स्पेस में यदि कोई भी सैटेलाइट भारत पर नजर रखना चाह रही है तो हम उसे स्पेस में ब्रेक कर देंगे एक्यूरेसी के साथ। उस सैटेलाइट को ब्रेक कर देंगे जो किस गति से चल रहा है, 28,000 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और हमने मिशन शक्ति में यह कर दिखाया और इसका नाम था एसैट, एंटी सैटेलाइट सिस्टम।
याद आ रहा है आपको 2017-18 की बात है, मिशन शक्ति। तो इस गति से किसी सैटेलाइट को ब्रेक कर देना, वी गॉट सक्सेस अगेन हियर। वारहेड को ले जाने की क्षमता है, तो कल को किसी डिफेंस इंस्टॉलेशन को स्पेस से ध्वस्त किया जा सकता है, या स्पेस से स्पेस में किसी के भी सैटेलाइट को ध्वस्त किया जा सकता है। इसमें अवतार, तो अवतार का देख लीजिए मल्टीपल रोल, रीयूजेबल भी है, सिक्योरिटी, स्पाइंग और डिफेंस इंस्टॉलेशन को ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा, यस और नो। पृथ्वी की सतह के ऊपर, वायुमंडल के बाहर उड़ने में मदद करेगा, स्पेस टूरिज्म में मदद करेगा। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एनवायरनमेंट पर भी निगरानी रखी जा सकेगी। मिसाइल, युद्धक जहाज, सबमरीन को भी ये दिशा निर्देशित कर सकता है, नेविगेट कर सकता है। इज इट क्लियर? तो अवतार से हमारी सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों में हमें मदद मिलने वाली। तो ये कुछ इस प्रकार का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होगा, जो इसके एक मॉड्यूल को स्पेस में छोड़ देगा, इनिशियल वेलोसिटी दे देगा 100 किलोमीटर के बाद, और फिर ये अपने आप स्प्लैश डाउन होकर धरातल पर आ जाएगा। सो दिस इज अवतार, वी आर डूइंग ऑन दिस प्रोजेक्ट कंटिन्यूअसली। 5 मैक की स्पीड से री एंटर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये है पूरा अवतार मॉड्यूल। आई थिंक आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। हमने कुछ ब्रीफ डिस्कशन अलग अलग सैटेलाइट पर भी किया था। जैसे सबसे भारी भरकम रीसेट 1 को यदि किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि है, या फिर भूविज्ञान, समुद्र, ओशियन, आइस, इसके अलावा कृषि, वानिकी, फॉरेस्ट्री इत्यादि में जो सर्वेलेंस रखने के लिए, किसी प्रकार के बाढ़, डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमने रिसेट को लॉन्च किया है। इसमें सी बैंड शार है, सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजर, जो इमेजिंग करता रहेगा लगातार माइक्रोवेव की मदद से, है ना, पृथ्वी का अध्ययन करता रहेगा। रिसेट 1। आप में से कितने लोगों ने निसार का नाम सुना है? निसार, हैव यू हर्ड अबाउट दिस? ये नासा यहां पर एन का मतलब नासा, इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये ऐसा रडार है, ये ऐसा एक सैटेलाइट है जिसमें 2 बैंड, एस बैंड और एल बैंड, ड्यूअल बैंड लगे हुए हैं। ये जो बैंड होते हैं इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे का बैंड, कू बैंड की फ्रीक्वेंसी रेंज सबसे ज्यादा है, एस बैंड, एल बैंड की फ्रीक्वेंसी रेंज कम है। ये बादलों को भी पेनिट्रेट करने की क्षमता रखते हैं। तो निसार जो है इंडिया का इसरो, अमेरिका का नासा, ये ड्यूअल बैंड बेस्ड पहला इस प्रकार का सैटेलाइट है, जिस पर हम लोग दोनों मिलकर $1.5 बिलियन का खर्चा कर रहे हैं। तो ये एनवायरमेंटल डिजास्टर इत्यादि को प्रेडिक्ट करने में मदद करने वाला है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं रिसेट, तो रिसेट भी एक प्रकार का क्या है? रिसेट एक प्रकार का अर्थ ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जिसमें ये डिजास्टर को रोकने में भी मदद करता है। जैसा कि मैंने बताया था, कारगिल युद्ध में यूएसए ने हमारी मदद नहीं की। हमने अपना रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम बना लिया, जिसका नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसको पीएम मोदी ने नाविक नाम भी दिया है, नाविक। इस प्रकार के जो रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम है QZSS, जापान ने अपना एक रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम भी बनाया हुआ है। तो ये दोनों हो गए रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम, ये इंडिया का और ये हो गया जापान का। इज इट क्लियर? जो केवल एक भूभाग को, तो हमारे 1500 किलोमीटर की जो दायरे है, भारत देश की सरजमी से 15 किलोमीटर का पूरा दायरा, उस पर ये नेविगेशन, सर्वेलेंस इत्यादि रख सकता है। न सिर्फ सिविलियन यूज के लिए बल्कि स्ट्रेटेजिक यूज के लिए, मिलिट्री के लिए भी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को प्रयोग में लाया जाता है। इज इट क्लियर? अब ये जो पोजीशनिंग सिस्टम है, इसमें सबसे ज्यादा जो आपने नाम सुना होगा, जीपीएस का नाम सुना होगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये किसका है? यूएसए का। टोटल कितनी सैटेलाइट है? 24। भारत के IRNSS में कितनी सैटेलाइट है? टोटल 7। वैसे ही गैलीलियो है, जिसमें 30 से 32 सैटेलाइट हैं। इसके अलावा गैलीलियो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। तो ये सब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। जीपीएस, गैलीलियो, ग्लासनॉस रशिया का है, और इसके अलावा बेइडू ऑफ चाइना। ये पूरे विश्व को कवर करते हैं, रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम। तो इससे क्या होता है, एक एक देश पर, एक एक पॉइंट पर, पोजीशन पर नजर रखी जा सकती है। अक्षांश देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर एक कंप्लीट नजर रखी जा सकती है। हमने 2013 में शुरू किया था। अमेरिकन जीपीएस सिस्टम
की तरह से उन्होंने हमको मदद नहीं की कारगिल में। पोजीशन हमें देखनी थी कि पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो किस किस लोकेशन पे बैठे हैं, और हमें यहां पर उन्होंने मदद नहीं की। हमने अपना जो है 7 उपग्रह वाला ये कॉन्स्टेलेशन तारामंडल लॉन्च कर दिया, जिसमें से ये प्रश्न एग्जाम में पूछा था 2017-18 के प्रीलिम्स में। ये पूछा गया है कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में तो हमने 3 सैटेलाइट लगाई जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में, और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में हमने 4 सैटेलाइट लगाई हैं। अमेरिका का जीपीएस में टोटल 24 सैटेलाइट हैं, और इसके 2 प्रयोग हैं। स्टैंडर्ड पोजीशनिंग है, मतलब ऑल यूजर के लिए भी है। रेस्ट्रिक्टेड एनक्रिप्टेड सर्विस है, जो हमारी मिलिट्री और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को मदद करेगा। और भारत की बाउंड्री जो है उससे जो 1500 किलोमीटर का दायरा है उसमें कंप्लीट नेविगेशन और आसपास के देशों पर नजर रखने के लिए, तो इसका नाम IRNSS और नाविक है। आपको यह समझना होगा कि जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है। तो यहां पर देखिए, जो इक्वेटर के पैरेलल है वो कहलाता है जियो स्टेशनरी, और यदि किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, जैसे मान लीजिए ये एक एंगल है, हो सकता है ये एंगल ना हो, ये एंगल हो, या फिर ये एंगल हो, तो यदि इक्वेटर के पैरेलल है तो जियो स्टेशनरी, और जियो सिंक्रोनस एक एंगल पर। तो जियो सिंक्रोनस टोटल कौन सी है जो एक एंगल पर है? 4, और जियो स्टेशनरी जो इक्वेटर के पैरेलल चल रही है, किसी एंगल पर इंक्लाइन नहीं, वो है 3 सैटेलाइट। ये सभी चीजें प्रीलिम्स में पूछी गई थी, क्योंकि उसी समय पूरा बनकर तैयार हुआ था। स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम में क्या होता है, देखिए ओपन सर्विसेज है, सिविलियंस आसानी से यूज कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर कोई दुर्घटना है, कोई भी डिजास्टर है, उनको प्रेडिक्ट करना, एक्चुअल लोकेशन, और इसके अलावा नेविगेशन के लिए, शिप्स वगैरह के लिए, तो ये स्टैंडर्ड पोजीशनिंग। रेस्ट्रिक्टेड में क्या होता है भाई, मिलिट्री यूज, सिक्योरिटी कंसर्न के लिए एनक्रिप्टेड कोडेड फॉर्म में ये दिया जाएगा, और क्लोज इंस्पेक्ट किया जा सकता है हमारे बॉर्डर लाइन एरियाज को। तो ये वो सैटेलाइट हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक PSLV असफल हो गया था, है ना, एक PSLV असफल हुआ था जब IRNSS की सैटेलाइट को भेज रहा था। तो ये कुल मिलाकर 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F और 1G, 1H, 1I ये सैटेलाइट भेजी गई हैं। लगभग सभी 1400 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट्स हैं। इज इट क्लियर? इनमें अपनी एटॉमिक क्लॉक लगी होती है, क्योंकि देखिए सब कुछ चीज टाइम पर है। जीपीएस में कौन किस गति से मूव कर रहा है, हम लोग गाड़ियों में भी जीपीएस का लोकेशन का प्रयोग करते हैं, तो ये सब कैसे संभव है? वहां पर एटॉमिक क्लॉक होती है जो माइक्रो सेकेंड्स में भी एक्यूरेसी के साथ टाइमिंग पोजीशन को लोकेट करने में मदद करती है, एटॉमिक क्लॉक्स। ठीक है, भारत ने अपने एटॉमिक क्लॉक्स भी बना ली हैं। इसी प्रकार से PSLV की मदद से, PSLV की ही मदद से IRNSS की सैटेलाइट भेजी, मार्स ऑर्बिटल मिशन मंगलयान, और साथ ही साथ में चंद्रयान 1, जिसकी मदद से हमने पहली बार यह नोटिस किया कि चंद्रमा पर भी जल के अणु पाए जाते हैं, जल के अणु चंद्रमा पर भी पाए जाते हैं, और अमेरिका की मदद से हमने यह फाइनली कंक्लूड किया था कि हां वहां पर जल के अणु हैं। तो भारत का बहुत अच्छे हमने रिजल्ट्स दिए हैं। तो मार्स ऑर्बिटल मिशन अपने आप में एक बेहतरीन बेजोड़ इंजीनियरिंग का नमूना है। 300 दिन में हमने जो 5 नवंबर 2013 को छोड़ा, 2014 में मंगल पर पहुंच गया। ओनली 454 करोड़ की लागत आई, और इसके अन्नादुराई जो हैं अध्यक्ष थे, निदेशक थे, राइट, डायरेक्टर थे। PSLV C-25 नाम के जो रॉकेट लॉन्चर है, एक्सेल, इससे हमने भेजा था। मंगल पर स्वतंत्र रूप से पहुंचने वाला भारत पहला देश है, मतलब हमने किसी देश की मदद नहीं ली, अदरवाइज सभी देश मदद लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फर्स्ट चांस में ही, इंसेप्टिव ट्रायल में ही हमने मंगल पर अपनी पहुंच बना ली। अपने आप में यह इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है, क्योंकि बहुत ही चीपर और बेहतरीन तरीके से हमने पहले ही प्रयास में वहां पर एक ऑर्बिटर लॉन्च किया। ऑर्बिटर का मतलब ये होता है कि वो मंगल के चक्कर लगा रहा है, हमने लैंडर नहीं भेजा था मंगल पर। जिस प्रकार से आप हाल ही में सुन रहे होंगे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट ने अल अमल द होप मिशन भेजा है, पहुंच चुका है वो, राइट। इसी प्रकार से
चाइना ने अपना मिशन भेजा है मंगल पर, और परसेवेरेंस मिशन रशिया ने। तो 3 देशों ने एक साथ मंगल पर अपने मिशन भेजे। परसेवेरेंस, जिसमें से एक हेलीकॉप्टर भी है इंजेन्युइटी, जिसका नाम इंडियन ओरिजिन एक बच्ची ने, किड ने दिया है। तो इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर कुछ मिनट के लिए वो चला भी है, उड़ा भी है वहां पर, जबकि वहां पर स्पेस नहीं है, फिर भी स्पेस का मतलब वायुमंडल प्रॉपर नहीं है, फिर भी चला है। तो अपने आप में ये बेजोड़ इंजीनियरिंग का नमूना है। इसके बारे में हमारे जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली थी वहां पर भी बहुत डिस्कस हुआ। इंडिया बिकेम लीडर इन सेंडिंग दीज डीप स्पेस नेटवर्क के जो मिशन है उसमें भी भारत सफल रहा। इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है, राइट। और ये साइंस के हिसाब से नहीं, इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है कि किस प्रकार चीपर जो है रेट पर इस प्रकार के मिशन भेजे जा सकते हैं। हमने किसी की मदद नहीं ली, और दुनिया की सबसे कम कीमत वाला अभियान माना गया इसे। मीथेन सेंसर लगा हुआ है जो वहां पर जीवन की संभावना को, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ कि क्या कभी वहां पर जीवन रहा है। आपको पता होगा वहां पर एक समय पर नदियां इत्यादि सभी कुछ था, लेकिन आज की तारीख में वो सब खत्म हो चुका है। तो वहां पर सूक्ष्म जीव की उम्मीद है, और यदि मीथेन में यदि कैप्चर होता है, मीथेन सेंसर अलर्ट पे आता है, तो यस वहां पर जीवन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में जरूर है। तो हमने निचली कक्षा में जो छोड़ने वाला सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है, PSLV, मैंने आपको बताया था लो अर्थ ऑर्बिट में बेसिकली इसे छोड़ने के लिए बनाया गया था। उससे हमने इसे भेजकर एक अलग ही मुकाम प्राप्त किया है। तो अपने आप में मार्स ऑर्बिटल मिशन, इट इज अ मिरेकुलस एंड स्प्लेंडेड वर्क एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है भारत को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्स ऑर्बिटल मिशन। इसके अलावा चंद्रयान 2 के बारे में हम लोग कभी बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। कैसा लगता है आपको लेक्चर, जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज।